और पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज शिमरी सुल्तानपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण के मूल आपको बताया गया है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0। इसके जो मूल होते हैं x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। और ये x की समीकरण के दोनों मूल यही होते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके मूल आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस रिलेशन में b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तकर अथवा विवेचक कहते हैं। द्विघात समीकरण का विविक्तकर अथवा विवेचक व्यंजक b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर कहते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसकी अंग्रेजी होती है d = b² - 4ac। d = b² - 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व तभी होता है या द्विघात समीकरण के मूल तभी ज्ञात किए जा सकते हैं जब d > ≤ 0। d > 0 अर्थात विविक्तकर या विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तभी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये दिखाना है कि अस्तित्व होता है कि नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन आनी चाहिए। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा यदि d > 0। d का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते क्या हैं? x = -b ± √b² - 4ac/2a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b ± √b/2a। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति व मान। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे आप पहचानेंगे? d की वैल्यू ज्ञात करके इनको पहचाना जा सकता है। और मान का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? d का मान का मतलब b² - 4ac का जो मान होगा वही d होगा। अगर d का मान फिर मूलों की प्रकृति और मूलों के मान, ये टेबल का अध्ययन करेंगे। अगर d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या आती है, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे आप कह सकते हैं 4 आ गई या 9 हो गई या 16 हो गई या 1 भी आ गया। 1 को धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 1/2 इसको लिख सकते हैं। धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो तब समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। वास्तविक का मतलब आप जानते हैं या तो परमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या होगी, लेकिन इसमें भी कंफर्म होगा वास्तविक संख्या में यह परमेय संख्या होगी और मूल दोनों भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। अगर d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, परमेय संख्या होते हैं तथा भिन्न भिन्न होते हैं। और मूलों के मान क्या होते हैं? x = आप जानते हैं -b ± √d/2a। ये मूलों के मान होंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोनों मूल आपको मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं है। धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 2 आ गया, 2 धनात्मक है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती तो, लेकिन इसमें अपरमेय संख्या होगी और मूल जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। या d का मान धनात्मक है तथा पूर्ण वर्ग नहीं है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, अपरमेय होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। और इनके मान होंगे -b ± √d/2a। यदि d का मान 0 है, d का मान 0 आ जाता है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ होंगे परमेय संख्या और मूल बराबर भी होंगे। d के मान, अगर इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अगर d का मान 0 होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक, परमेय तथा बराबर होते हैं। और प्रत्येक मूल होते क्या हैं? प्रत्येक मूल होते हैं -b/2a। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर d का मान आप 0 रख देते हैं तो ये +- 0
माइनस बी में जब ऐड करेंगे तो माइनस बी अपान टू ए, तो प्रत्येक मूल का मान माइनस बी अपान टू ए होगा। ये बी का मान ऋणात्मक मिलता है, कोई भी ऋणात्मक संख्या मिल गई -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक हो गया तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक मूल को आप अधिकल्पित मूल भी कहते हैं या काल्पनिक मूल कहते हैं। काल्पनिक मूल का मतलब ये हो गया, ऐसी कोई संख्या मिलेगी x की वैल्यू माइनस में ऋणात्मक संख्या का कोई वर्गमूल मिलेगा, इसकी वैल्यू भी आई होती है, क्योंकि सिलेबस में लिखा रहता है √-1 की वैल्यू आई होती है। आई को इकाई काल्पनिक कहते हैं। आइडर ने इसका मान दिया तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और ये काल्पनिक मूल भी होंगे, मान भी होंगे वो काल्पनिक होंगे। डी के मान काल्पनिक होंगे। ये प्रकृत आपको मूलों की प्रकृत आनी चाहिए। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, यह द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब डी का मान 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। तो ये चारों स्थितियां आपको आनी चाहिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति व मान, डी का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है तो समीकरण के मूल वास्तविक, परमेय तथा भिन्न होते हैं और प्रत्येक का मान जो होता है -b + -√d/2a होता है। यदि डी का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं है तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, अपरमेय संख्या होती है तथा भिन्न होते हैं और प्रत्येक मूल जो है -b + -√d/2a के बराबर होता है। यदि डी का मान 0 है तब समीकरण के मूल वास्तविक, परमेय तथा बराबर होते हैं। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और प्रत्येक मूल -b/2a के बराबर होता है, क्योंकि दोनों मूल बराबर होंगे, परमेय भी होंगे, अर्थात p/q के फॉर्म में होंगे। डी का मान ऋणात्मक हो, अगर डी का मान ऋणात्मक आता है तो समीकरण के मूल अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक मूल को आप काल्पनिक मूल या अधिकल्पित मूल भी कहते हैं। अगर मूल काल्पनिक हो गए तो मूलों के जो मान होंगे वो भी काल्पनिक ही होंगे। द्विघात समीकरण के मूल आपको आना चाहिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल होते हैं -x = -b + -√b² - 4ac/2a और b² - 4ac को हम d भी लिखते हैं तो -b + -√d/2a। ये चारों स्थितियां होती है और एक ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा या d ≥ 0। ये d का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तभी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है या तभी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो d का जो मान होता है वो ऋणात्मक होगा और अगर ऋणात्मक होगा तो काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप 12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। विविक्तर के बारे में बताया कि द्विघात समीकरण का विविक्तर अथवा विवेचक b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तर कहते हैं। इसे b से प्रदर्शित करते हैं। d होता है b² - 4ac और d के मान पर ही मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। इस वीडियो में इतना ही।